हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन जेई मेन का 24 जून का इवनिंग शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है ये हमारा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपको है। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री पेपर। और यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडेंसेशन पॉलीमर। देखिए ये जो है ये क्वेश्चन जो है वो 12 से है और पॉलीमर चैप्टर से है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसके बारे में पूछा गया। क्या पूछा गया कि जो ऑप्शंस यहाँ आपको दिए गए हैं इसमें से कौन कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं होता है। देखिए हमने पॉलीमर पढ़ा है और पॉलीमर में हमने क्या पढ़ा था कि जो पॉलीमर होते हैं, ठीक है, ये जिस प्रोसेस के थ्रू बनते हैं उसको हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। और ये जो पॉलीमराइजेशन होता है, ये पॉलीमराइजेशन जो होता है ये 2 टाइप से होता है। एक को आप क्या बोलते हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है, एक को आप बोलते हो एडिशन पॉलीमराइजेशन और एक को आप बोलते हो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब देखिए एडिशन पॉलीमराइजेशन के केस में आपको क्या करना है। एडिशन पॉलीमराइजेशन के केस में देखिए मोनोमर्स मिल के इसका पॉलीमर्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे जो यूनिट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मोनोमर। ठीक है, तो जो एडिशन पॉलीमराइजेशन में जो मोनोमर्स आपको पार्टिसिपेट करते हैं, जो भी मोनोमर्स यहाँ पे आपको लगेंगे वो मोनोमर्स कैसे होने चाहिए, तो वो मोनोमर्स होने चाहिए अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। जब भी आपको पूछा जाएगा कि एडिशन पॉलीमराइजेशन में कौन पार्टिसिपेट करेगा, तो वहाँ पे अनसैचुरेटेड मिलेगा, जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मिलेगा या अनसैचुरेटेड के कोई डेरिवेटिव्स होंगे। जबकि कंडेंसेशन की अगर बात की जाएगी तो वहाँ पे जो आपका मोनोमर होगा, ठीक है, वहाँ का जो मोनोमर आपका होगा ये बाई फंक्शनल होने चाहिए या ट्राई फंक्शनल होना चाहिए। बाई, यहाँ पे आप लिखिए बाई फंक्शनल या ट्राई फंक्शनल होने चाहिए। जो भी आपका मोनोमर्स यूनिट होना चाहिए ये कैसा होना चाहिए, इनमें 2 फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए, बाई फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए इसमें, या इसमें ट्राई फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं, जैसे आपके पास CH2 है, CH2 है, तो देखिए इधर भी हमारे पास OH है और इधर भी OH है। तो इस तरीके के यहाँ पे मोनोमर्स यूनिट्स होने चाहिए। अब ये अलग अलग मोनोमर्स यूनिट हो सकते हैं यहाँ पे। तो जब भी कंडेंसेशन होगा तो यहाँ से कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं, जैसे वाटर निकल सकता है, जैसे HCl निकल सकता है, जैसे अल्कोहल निकल सकता है। तो ये जब निकलेंगे वैसे केस में जिस पॉलीमर्स का फॉर्मेशन होता है वो रिएक्शन जो होता है वो आपका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहलाता है। और ऐसे पॉलीमर को हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमर बोलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है। अब एग्जाम्पल्स यहाँ पे जो हमारा ऑप्शंस पूछा गया है वो पूछा गया है कि कौन इसमें से कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है। तो अब चलिए 1 बाय 1 करके हम इसको समझते हैं। अब चलिए यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है नायलॉन 6। तो देखिए नायलॉन 6 का फॉर्मेशन कैसे होता है। नायलॉन 6 के फॉर्मेशन के लिए आपके पास क्या होता है कि यहाँ पे CH2 होल 6 यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ NH2 और इधर भी लिखता हूँ मैं NH2। ठीक है जी, इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड हेक्सा मिथाइलिन डायअमाइन। ठीक है, क्योंकि देखिए ये बाई फंक्शनल है। तो जैसे ही बाई फंक्शनल आने लगे आप समझ लीजिएगा कि ये कंडेंसेशन पॉलीमर होगा। ठीक है, जैसे ही बाई फंक्शनल किसी का आने लगे तो समझ लीजिएगा क्या है जी, ये कंडेंसेशन पॉलीमर है। और प्लस इसमें एक और भी ग्रुप जुड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं एडिपिक एसिड, और ये आपका होता है CH2 होल 4। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, तो अब क्या देख रहे हैं, इसमें क्या देख रहे हैं कि इसमें भी आपके पास बाई फंक्शनल है और इसमें भी बाई फंक्शनल है। तो ये जब आपस में मिलेंगे
तो जब ये यहाँ से आपस में मिलेंगे तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेगा, यानी कंडेंसेशन है। तो हमारा पूछा जा रहा है नॉट कंडेंसेशन पॉलीमर, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा तो गलत हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं और नेक्स्ट जो है वो हमारा है नायलॉन 6। ठीक है, तो नायलॉन 6 की अगर हम बात करेंगे तो नायलॉन 6 जो होता है वो कैप्रोलैक्टम का आपका क्या होता है, बना होता है। यानी ये जो हमारा होता है नायलॉन 6, ये किसका बना होता है, ये बना होता है हमारा कैप्रोलैक्टम का। और कैप्रोलैक्टम जो होता है, ठीक है, ये अगर हम बोलें तो ये पॉलीअमाइड होता है, पॉलीअमाइड पॉलीमर होता है। यानी ये भी हमारा क्या होता है जी, कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। ठीक है, तो कंडेंसेशन पॉलीमर आपका ये भी है। नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं डेक्रोन की। ठीक है, तो डेक्रोन की अगर हम बात करें तो डेक्रोन को आप बोल सकते हैं कि जो डेक्रोन होता है, ये जो डेक्रोन होता है ये आपको इथाइलिन ग्लाइकॉल और आपका टेरेप्थैलिक एसिड का होता है। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल आप कैसे लिखते हो, CH2 और यहाँ पे आप OH लिख दिए। देखिए जैसे ही यहाँ पे बाई फंक्शनल ग्रुप आ गया, आप सीधा सीधा बोल दोगे कि ये कंडेंसेशन पॉलीमर का फॉर्मेशन करेगा। तो हमारे पास ऑप्शन बच जाता है क्या जी, बूना एस। तो बूना एस की अगर आप बात करिएगा तो बूना एस का जो फॉर्मेशन होता है वो देखिए कैसे होता है। तो बूना एस का फॉर्मेशन होता है 1,3 ब्यूटाडाइन। देखिए तो यहाँ पे आपका क्या है 1,3 CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, फिर आपके पास होगा CH डबल बॉन्ड और ये आपका हो गया CH2। तो इसको अगर आप बोलिएगा तो इसको क्या बोलिएगा 1 2 3 4, तो 1,3 ब्यूटाडाइन हो गया। और साथ ही साथ इसमें हम लोग एस्टाइरीन का इसके साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं, ये आपका CH डबल बॉन्ड CH2। तो देखिए यहाँ भी आपके पास डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, तो ये अनसैचुरेटेड है। तो अभी हमने आपको क्या बोला कि जब भी अनसैचुरेटेड मोनोमर्स पार्टिसिपेट करेगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, तो हमारा फॉर्मेशन होगा एडिशन पॉलीमर का। ठीक है, तो एडिशन पॉलीमर का फॉर्मेशन होगा। जब भी आपको बाई फंक्शनल ग्रुप होंगे, बाई फंक्शनल आपका ग्रुप होंगे किस में, मोनोमर्स यूनिट में, तो आप वैसे केस में देखिएगा कि जो आपका ग्रुप होगा, जो आपका पॉलीमर्स बनेगा वो आपका कंडेंसेशन पॉलीमर बनेगा। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो गया जी, डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th का है। ठीक है, और 11th में आप देखिएगा तो ये S ब्लॉक एलिमेंट का है। ठीक है, यहाँ S ब्लॉक एलिमेंट भी बोल सकते हैं और हाइड्रोजन के बारे में पूछा जा रहा है तो हाइड्रोजन चैप्टर से भी आप इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि हाइड्रोजन का प्रिपरेशन कैसे होता है। देखिए हाइड्रोजन का प्रिपरेशन जो होता है वो हमारा NaOH से होता है और ये जहाँ पे होता है उस सेल को हम बोलते हैं नेल्सन सेल। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेल्सन सेल होता है। और वहाँ पे आप देखिएगा कि उसमें एक कैथोड होता है, ठीक है, और एक आपका एनोड होता है। तो कैथोड पे जो आपका वाटर होता है, ठीक है, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो जाता है और वहाँ से H2+ आपको OH- देता है। उसी तरीके से आपका एनोड पे जो Cl- होता है, ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा एनोड पे अगर देखिएगा तो वहाँ पे आपके पास जो आपका क्या होता है कि Cl- जो होता है प्लस Cl2 ये दोनों रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अब सॉल्यूशन में आपके पास हो जाता है Na+ एंड OH-। ठीक है, और ये दोनों रिएक्ट करके आपको क्या दे देते हैं, NaOH आपको दे देते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि H2 गैस जो हो रहा है प्रोड्यूस हो रहा है इन द प्रिपरेशन ऑफ किसके, NaOH। तो NaOH यहाँ पे बन भी रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ इसके प्रिपरेशन में आप देखिएगा तो क्या होता है कि H2 गैस यहाँ पे आपको रिलीज भी हो रहा है। और ये H2 गैस कहाँ पे रिलीज हो रहा है, तो ये H2 गैस आपको कैथोड पे रिलीज हो रहा है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। देखिए जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, ये भी 11th का है और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से है। तो यहाँ पे देखिए वाटर वेपर जो होता है वो ग्रीन हाउस गैस कहलाता है, ओजोन भी आपका ग्रीन हाउस गैस होता है और CH4 भी ग्रीन हाउस गैस होता है। तो यहाँ का जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं 4th क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग विच वन है द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है,
तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा, देखिए गैलियम का कम होता है, ठीक है, मरकरी भी लिक्विड फॉर्म्स में होता है, बेरिलियम का भी कम होता है। तो यहाँ पे जो आपका Ag होगा, Ag का जो होगा वो मेल्टिंग पॉइंट आपका क्या होगा, सबसे यहाँ पे ज़्यादा होगा। देख सकते हैं Ag का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 961.8 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। बेरिलियम का अगर आप देखिएगा तो बेरिलियम का होता है आपका 727 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर आप मरकरी का देखिएगा तो ये होता है -38.83 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और आप गैलियम का देखिएगा तो गैलियम का होता है 30 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे देख रहे हैं सबसे ज़्यादा जो हमारा है वो क्या है, वो आपका सिल्वर का होगा। तो यहाँ पे सिल्वर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 5th नंबर क्वेश्चन, और इसमें आपसे पूछा गया है कि द वैल्यू ऑफ CFSE। CFSE का मतलब होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और ये 12th क्लास के जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, वहाँ से आपसे पूछा गया है। और इसमें आपसे पूछा जाएगा कि वैल्यू बताइए कि किसके लिए जो आपका CFSE का जो वैल्यू होगा वो आपका मैक्सिमम होगा। चलिए नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन करेंगे ये हमारा 5th जो है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि CFSE किसके लिए मैक्सिमम होगा। देखिए तो यहाँ पे आप पहले इस एलिमेंट को देख लीजिए, ये सब जो है ये 3D ग्रुप के हैं। ये किस ग्रुप के हैं, 3D ग्रुप के हैं। और ये जो है ये आपका किस ग्रुप का है, 4D ग्रुप का है। तो जो CFAC होता है वो आपका 3D का कम होता है 4D से, ठीक है। तो यहाँ पे इस बात को याद रखिएगा। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो होता है, आप जब 3D से किधर की तरफ जाते हैं, 4D की तरफ जाते हैं, और यहाँ पे आप देखते हैं कि जैसे ही न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, जैसे ही न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो CFSE का वैल्यू जो होता है वो आपका क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा A। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। 6th क्वेश्चन है, विच वन इज़ नॉट द इनामेल ऑफ टीथ, ठीक है। हमने आपके पास क्या है, टीथ है, और टीथ का जो ऊपरी पार्ट होता है जो वाइट वाइट दिखता है, इसको हम लोग बोलते हैं इनामेल। तो इनामेल देखिए कैल्शियम का बना होता है, ठीक है। फॉस्फोरस में P+5 का बना होता है, और इसमें स्मॉल अमाउंट में F- भी होता है। तो इसमें क्या नहीं होता है, तो इसमें +3 वाला फॉस्फोरस जो होता है ये हमारा जो होता है एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और ये देखिए फ्लेम टेस्ट है, और ये 11th का है। और 11th में हमने S ब्लॉक में पढ़ा था, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट में। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका कि ब्लू फ्लेम टेस्ट कौन देता है, ठीक है। तो ब्लू फ्लेम टेस्ट जो होता है वो आपका कौन देता है, आपका CGM देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पे एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिया गया है। ये देखिए केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से है, और ये 12th का है। अब इसमें आपको ये एक स्ट्रक्चर दिया गया, ठीक है। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर होता है ये आपका सीमेडिनाइन का होता है, ये आपका होता है सीमेडिटीन का, सीमेडिटीन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, D आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सल्फाइड ओर, ठीक है। तो देखिए सल्फाइड ओर वो होता है जिसमें सल्फर होता है, ठीक है। तो अगर आप गैलिना की बात करें तो ये होता है PBS। अगर आप जिंक ब्लेंड की बात करें तो जिंक ब्लेंड आपका क्या होता है जी, ZNS, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप क्यूपराइट की बात करें, कॉपर पायराइड्स की बात करें तो CuFeS2 होता है। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि गैलिना हो गया PBS, ये हो गया ZNS, ठीक है, और ये हो गया CuFeS2। तो आप क्या देख रहे हैं, सभी में सल्फ़र है इसमें एक्सेप्ट बेराइट, ठीक है। तो बेराइट जो होता है इसमें सल्फ़र नहीं होता है, और इसका फार्मूला होता है BaSO4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, A आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं 10th क्वेश्चन, और ये आपका जो है ये 11th से है, ठीक है। और 11th के केमिकल बॉन्डिंग में अगर आप बात करें तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या बोला है, बॉन्ड ऑर्डर आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए हम लोग क्या जानते हैं, बॉन्ड ऑर्डर के लिए हमारा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2, ठीक है।
तो अब ये आपको इन सब का क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। इसका जो होता है वो 3 होता है, ठीक है। इसका जो होता है वो आपका 2 होता है, और इसका जो होता है वो आपका 1 होता है। तो इस तरीके से अगर आप देखिएगा तो सबसे ज़्यादा कौन है, तो सबसे ज़्यादा ये वाला, ये ऑर्डर जो है ये करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन है, ठीक है। और ये दिया गया है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 3 ग्राम ऑफ गैस ए एट 300 केल्विन इज द सेम एज ऑक्यूपाइड बाय 0.2 ग्राम ऑफ H2 गैस एट 200 केल्विन, ठीक है। देखिए यहाँ पे टेम्परेचर अलग है और यहाँ पे टेम्परेचर अलग है। व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ गैस ए, तो गैस ए का आपसे मोलर मास पूछा गया है। तो ये जो है ये हमारा 11th का है क्वेश्चन, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, ये इक्वेशन लगाना है PV इक्वल्स टू nRT, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं nRT अपॉन, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं वॉल्यूम ऑफ H2 लिखूँ, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ H2 यहाँ पे आपको मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, VA है, जो कि दिया हुआ है, जो कि आपको गिवन है, ठीक है। और ये कैसे निकालेंगे हम लोग, अब देखिए यहाँ पे ये इक्वेशंस में हम लोग यहाँ पे बोल रहा है कि आपका जो वॉल्यूम है इनका, ठीक है, जो 3 ग्राम है ए का जो वॉल्यूम है 300 पे, वो सेम है इनके। तो इन दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। कैसे इक्वेट करेंगे, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे इक्वेट करके देखते हैं। ये हमारा P हो गया। तो मैं वॉल्यूम ऑफ ए को इक्वेट कर देता हूँ वॉल्यूम ऑफ H2 से, ठीक है। और ये दिया हुआ है, ये हमारे इक्वेशन में क्या हुआ है जी, दिया हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ ए को मैं क्या लिखूँगा, तो वॉल्यूम ऑफ ए को लिखने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा nRTA, और अपॉन यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, P, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप अगर इसको लिखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं nRT अपॉन P, और यहाँ पे मैं A लिख सकता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, nRT अपॉन P, और यहाँ पे ये किसके लिए हो गया, H2 के लिए हो गया, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं। अब n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, n को लिख सकते हैं मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। और यहाँ पे जो है इधर का P कैंसिल हो गया, इधर का R कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आपको हो गया T हो गया, और ये वाला A का हो गया। और यहाँ पे अगर करेंगे तो N जो अगर बोलें तो मास डिवाइडेड बाय मोलार मास, ठीक है, हाइड्रोजन का, और इनटू T करेंगे, ठीक है। अब सबका वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये 3 दिया हुआ है और ये 300 केल्विन दिया है, और m में हमें क्या करना है जी, कैलकुलेट करना है। इसको इक्वेट करते हैं। ये दिया है 0.2 डिवाइडेड बाई ये 2 हो जाएगा इनटू 200, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व कर देते हो तो Na का जो वैल्यू है वो आपको मिल जाता है, और सॉरी Ma का जो वैल्यू है वो मिल जाता है, ये मिल जाता है 45 ग्राम। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा जी, 45 ग्राम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। तो देखिए फायर एक्सटिंग्विशर में हमारा बेकिंग सोडा जो होता है वो यूज किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा बेकिंग सोडा जो होता है फायर एक्सटिंग्विशर में यूज किया जाता है, क्योंकि जो बेकिंग सोडा होता है उसको हम लिखते हैं NaHCO3, और जब हम इसको किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो यहाँ से आपको मिलता है सोडियम सल्फेट, ठीक है, और प्लस वाटर और प्लस CO2, ठीक है। तो ये फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है। तो हमारा आंसर हो गया बेकिंग सोडा। नेक्स्ट जो है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, और इसमें आपसे पूछा गया कि PCl5 एग्जिस्ट करता है लेकिन NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता है, इसके लिए क्या है। तो देखिए
P में आपका वैकेंट d ऑर्बिटल होता है। P में अगर हम बात करें तो वैकेंट d ऑर्बिटल्स होता है, जबकि N में बात करें तो हमको d ऑर्बिटल नहीं होता है, ठीक है। इसलिए P अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर लेता है, जबकि N अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए N डज नॉट हैव वैकेंट d ऑर्बिटल्स, ठीक है जी। तो ये तो बात सही है। P डज नॉट हैव 2d ऑर्बिटल्स, ये गलत बात है, ठीक है। और यहाँ पे जो है बैक बॉन्डिंग इन PCl NCl5 इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा मेन जो आंसर होगा वो आंसर हमारा हो जाएगा कि जो N है इसके अंदर d वैकेंट ऑर्बिटल्स आपका नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टेटमेंट दिया गया 14 का कि पाई बॉन्ड मेक्स द कंपाउंड अनस्टेबल, और यहाँ पे दिया गया है कि बॉन्ड लेंथ ऑफ C डबल बॉन्ड ये मोर होता है C सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जो स्टेटमेंट 1 है वो फॉल्स है, ठीक है। स्टेटमेंट जो 1 है ये हमारा फॉल्स है, और स्टेटमेंट जो आपका 2 है, ठीक है, और स्टेटमेंट 2 है जो करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है सिंगल बॉन्ड से, ठीक है। और ये जो है डबल बॉन्ड आना मतलब अनस्टेबल होना, ऐसी बात नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है, स्टेटमेंट 1 इज़ रॉन्ग, ठीक है, और स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ठीक है। तो आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे दिया गया है कि काइनेटिक एनर्जी जो है हाइड्रोजन एटम का है, P जो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम का है, और T जो है टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम का है। अब बोल रहा है कि अगर हम एज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो देखिए अगर आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ा रहे हैं, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर बढ़ा रहे हैं मतलब शेल नंबर बढ़ा रहे हैं, तो आपके लिए क्या करेक्ट होगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि K भी बढ़ेगा, P भी बढ़ेगा, लेकिन T डिक्रीज होगा। दूसरा ऑप्शन बोला गया T इंक्रीज होगा लेकिन K डिक्रीज होगा, और C दिया गया है सभी इंक्रीज होंगे, और D आपको जो दिया गया है कि सभी डिक्रीज होंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम ये एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है, और अगर हम यहाँ पे टोटल एनर्जी निकालें तो टोटल एनर्जी हम कैसे निकालते हैं, -13.6 इंटू Z²/n², ठीक है। अब देखिए Z का वैल्यू तो हम यहाँ पे 1 रखेंगे। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जो टोटल एनर्जी है, ठीक है, और इसमें अगर आप देखेंगे N में कैसा रिलेशन है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। यानी जैसे जैसे N का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे आपका नेगेटिव वैल्यू आपका क्या होगा जी, डिक्रीज होगा, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू आपका डिक्रीज होगा, और नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज होने का मतलब हुआ कि टोटल एनर्जी आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लिखते हैं 13.6 इंटू Z²/n², ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालने चलिएगा तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ये भी हमारा क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करिएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, ये आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला लिखा गया, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप लिखिए। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू -27.2 इंटू Z²/n², ठीक है। तो देखिए यहाँ भी n आपका अगर बढ़ेगा तो नेगेटिव वैल्यू जो होगा वो आपका क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू जो होगा आपका इसका जो पोटेंशियल एनर्जी का है वो नेगेटिव वैल्यू आपका डिक्रीज होगा, और नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो गया कि अगर n इंक्रीज होने वाला है तो क्या क्या बढ़ेगा, P भी बढ़ेगा और टोटल एनर्जी भी आपको बढ़ेगा। तो P और टोटल एनर्जी कहाँ पे बढ़ रहा है, P और टोटल एनर्जी आपका यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है। और आपका काइनेटिक एनर्जी क्या होने वाला है जी, डिक्रीज होने वाला है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू देखिए क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू होता है 13.6 इंटू Z²/n²।
तो देखिए n का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू घटेगा, तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, तो हमारा बी ऑप्शन सही है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये है 16 क्वेश्चन, और यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेज बताइए। तो देखिए नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेज का क्या मतलब होता है कि जब आपका एमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो जिस लिंकेज के साथ जुड़ते हैं उसी को हम लोग पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। तो दो अमाइनो एसिड के बीच में एक पेप्टाइड लिंकेज होगा। तो यहाँ पे देखिए ये आपका एक पेप्टाइड लिंकेज हो गया, ये एक हो गया और ये एक हो गया। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, 3 आपका आंसर हो जाएगा। ये हमारा 12th के बायोकेमिस्ट्री से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर द इक्विलिब्रियम ए गैस गिव्स बी, और डेल्टा एच की वैल्यू इसके लिए दिया है -40 किलो जूल पर मोल। द रेशियो ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड एंड द रिवर्स रिएक्शन इज 2/3, देन व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ, देन व्हाट इज EAF। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जो हमारा डेल्टा एच की वैल्यू दिया है, ये डेल्टा एच की वैल्यू जो दिया है वो दिया है -40 किलो जूल पर मोल। तो डेल्टा एच की जो वैल्यू है हम कैलकुलेट करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी किसका, फॉरवर्ड का, माइनस करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी किसका, बैकवर्ड का। और देखिए इसका रेशियो दिया है, क्या रेशियो दिया है, EAF डिवाइडेड बाई EAB, और इसका वैल्यू कितना दिया है, 2/3, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो हमने इसको लिखा है, ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे, इसको हम लिख सकते हैं EAF, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं EAF इज़ टू EAB को हम लिख सकते हैं 2/3 इज़ टू 1, ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसके जगह पे -40 लिख दूँ, ठीक है जी, और इक्वल्स टू EAF के जगह पे मैं क्या रख दूँ, 2/3 रख दूँ, ठीक है, और इसके जगह पे मैं क्या रख दूँ, 1 रख दूँ। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ x, ठीक है, इसको क्या मान लेता हूँ मैं, x, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाता है -40 इक्वल्स टू -x/3, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो ये आ जाता है 120 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो आपका EF है उस EF में मैं x की वैल्यू को पुट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने मान लिया था, तो ये 2/3 और इंटू x की वैल्यू पुट कर लीजिए, तो ये हो गया 2/3 इंटू 120, तो इसको कट कर लीजिए, तो ये आपका आ गया 80 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर होगा 80 किलो जूल पर मोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं 18 क्वेश्चन, और इसमें आपको दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट कैन परफॉर्म द फॉलोइंग कन्वर्जन। और यहाँ पे आपको क्या बोला है कि अल्कोहल को बदलना है किस में, इस अमाइन ग्रुप में आपको बदलना है। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है CH2 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 और आपके पास है CH के जगह पे यहाँ पे OH। अब हम इसमें क्या करते हैं, SOCl2 के साथ रिएक्शन करते हैं। एक क्लोरीनेटिंग एजेंट होता है, तो यहाँ से आपको OH निकल जाता है और ये बना देता है CH2 CH2 और ये हो गया Cl। अब हम फिर यहाँ से KCN को लगाते हैं, यहाँ से CN इस Cl को निकाल देता है और ये बनता है CH2 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 और यहाँ पे आ जाता है Cn। अब आप इस Cn का क्या कर देते हैं, रिडक्शन करा देते हैं H2 और PD के साथ, ठीक है। तो ये आपका अमाइन बना लेता है, तो CH2 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 और CH2 और ये बना देता है NH2, ठीक है। तो इस तरीके से आप आंसर देखते हैं, तो SO2 है, उसके बाद हमें KCN चाहिए, तो KCN है, और फिर इस तरीके से हमारा आंसर जो हो गया वो क्या हो गया, फर्स्ट।
अब देखिए यहाँ पे इस ये वाला और ये वाला दोनों में आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो होता है यहाँ पे अगर आप अटैक कराते हैं, ध्यान से सुनिए, अगर आप केसियन से अटैक कराते हैं तो अमाइन बनता है, ठीक है। मतलब केसियन से अटैक कराते हैं तो साइनाइड अटैक होता है, लेकिन अगर एजीसीएन के साथ अगर आप इसको अटैक कराते हैं तो यहाँ पे आइसोसाइनाइड बनता है। जब आइसोसाइनाइड बनता है तो यहाँ पे सेकेंडरी अमाइन का फॉर्मेशन आपका हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ये आयनिक होता है, ये कोवेलेंट होता है। आयनिक होने के चलते ये CN में C अटैक करता है इसके ऊपर, और यहाँ पे कोवेलेंट होने के चलते नाइट्रोजन की तरफ से ये अटैक होता है। तो यहाँ पे ये देखते हैं कि ये दोनों साइड से अटैकिंग होता है CN में। कभी कार्बन की तरफ से अटैक करता है और कभी ये नाइट्रोजन की तरफ से अटैक करता है। तो यहाँ पे कार्बन की तरफ से अटैक होता है और यहाँ पे नाइट्रोजन की तरफ से अटैक होता है। एम्बी न्यूक्लियोफिलिक हम इसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया केमिकल काइनेटिक्स है, 12 का है। हाउ मेनी हाफ लाइफ आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 90% ऑफ द रिएक्शन, और ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हमारे पास एक रिलेशन है, और वहाँ पे हमने पढ़ा था कि log 2/T हाफ, ठीक है। अगर मैं इसका 90% लूँ, ठीक है, T 90% है, तो आपका ये कितना हो जाएगा ln, इसको लिखेंगे 100/10, तो ये आपका हो जाएगा ln 10। और जो T 90% है इसको अब हम ln को ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारे पास वैल्यू जो आता है वो आता है 0.693, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे हम लोग लिखेंगे T हाफ, और इसके इक्वल करते हैं हम लोग 2.303। तो आपके पास जो आपका T 90% आता है इसको हम लिख सकते हैं 2.303 डिवाइडेड बाई 0.693 इंटू T हाफ, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा 3.32 T हाफ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। वेवलेंथ दिया गया है सिंगल फोटोन का, ठीक है, और ये 300 नैनोमीटर दिया गया है। एनर्जी ऑफ Na नंबर फोटोन है इज x इंटू 10⁵ जूल। तो आपको x फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमको लैम्डा दिया गया है नैनोमीटर में, कितना, 300 नैनोमीटर। तो आपको बदल लेना है इसको मीटर में, तो 300 इंटू 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। अब देखिए एनर्जी ऑफ फोटोन अगर आप निकालते हैं तो एनर्जी ऑफ फोटोन होता है hc/λ, ठीक है। और एनर्जी ऑफ Na फोटोन निकालते हैं, ठीक है। तो Na फोटोन अगर आप निकालते हैं तो Na का मतलब होता है एवोगैड्रोस नंबर, तो इसमें आप मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 इंटू 10⁻23, और hc/λ में h का वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34, और c का वैल्यू 3 इंटू 10⁸, और लैम्डा का जो वैल्यू होता है वो होता है 300 इंटू 10⁻⁹। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आएगा 4 इंटू 10⁵। अब इसमें जो वैल्यू दिया है वो इस टर्म में दिया गया है x इंटू 10⁵ जूल। तो x के जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 21, और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है। यहाँ पे दिया है कि अ conductivity cell filled with 0.1 m electrolytes give at 25 degree Celsius a resistance of 20 ohms if molar conductivity of solution is 0.154 into 10⁻³ ohm inverse centimeter square per mole, what is cell constant, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या डेटा दिया गया है, पहले उसको आप लिख लीजिए। यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिया गया है और वो दिया गया है 20 ओम, ठीक है जी। उसके बाद मोलार कंडक्टिविटी दिया है लैम्डा m, और इसका वैल्यू दिया है 0.154 इंटू 10⁻³
इसके बाद आपको कंसंट्रेशन दिया गया है और वो कंसंट्रेशन आपको यहाँ पे कितना दिया है 0.1। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, लेमडा एम को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 1000 इंटू कपा डिवाइडेड बाई सी। अब ये वैल्यू दिया है 0.154 इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू 1000 इंटू कपा निकाल लीजिए डिवाइडेड बाई 0.1। तो यहाँ से कपा का वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो वैल्यू आ जाएगा 0.154 इंटू 10⁻⁻7 ओम इनवर्स सेंटीमीटर -1। अब देखिए कपा जो होता है वो होता है 1/r इंटू L/A, और इसी L/A को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी L/A को सेल कांस्टेंट बोलते हैं। तो L/A को आप क्या लिख सकते हो, कपा इंटू आर। ठीक है, कपा का वैल्यू आपको आ गया 0.154 इंटू 10⁻⁻7 और आर का वैल्यू आपको दिया गया है 20। ठीक है, और ये सेंटीमीटर आपको में लेना है, तो ये वैल्यू आ जाता है आपका 3.08 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर इनवर्स। तो मिला लीजिए आंसर कौन सा है, 3 पॉइंट। तो ये आंसर है। तो इस तरीके से हमने 24 जो जून का सेकेंड शिफ्ट का जो है इवनिंग शिफ्ट का, वो सारे क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इस क्वेश्चंस में लगभग 50% जो है 50% 12 से आपको आए हैं और 50% जो क्वेश्चंस आए हैं वो आपको 11 से आए हैं।